हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज गुप्ता। आज हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं अबाउट जीएसटी रिटर्न्स, है ना। दैट इज आवर टॉपिक, जीएसटी रिटर्न्स। रिटर्न्स क्या है? मैंने एक स्टूडेंट से वैसे ही पूछा जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं थी कि भाई रिटर्न्स के बारे में कुछ जानते हो। अब उसने तो लिटरल मीनिंग बना दिया इसका। उसने कहा सर रिटर्न का मतलब वापस, रिफंड। तो फिर मुझे उसको लगा कि इसको रिटर्न्स के बारे में बताने से पहले तो ये समझाना होगा कि टैक्सेशन लॉ में स्पेशली रिटर्न वर्ड का क्या मतलब है। नहीं तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं। ऑब्वियसली मैं ये प्रिज्यूम करके चल रहा हूँ, जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको ये अच्छे से पता है कि जीएसटी क्या है, जीएसटी के कंसेप्ट्स क्या हैं। वो सारी वीडियोस मेरी आप देख चुके हो, है ना। और टैली की वीडियोस देख चुके हो, टैली फॉर जीएसटी की वीडियोस देख चुके हो। मीन्स यू नो द अकाउंटिंग, यू नो द जीएसटी कंसेप्ट्स। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ये एक नई सीरीज़ है एक तरह से, जीएसटी रिटर्न्स। तो सबसे पहले मैं समझाना चाहता हूँ कि ये रिटर्न क्या है, राइट। तो मैं इसके लिए कोई सिंपल फॉन्ट ले लेता हूँ जो हम रूटीन में यूज़ करते हैं। एंड व्हाट इज़ अ रिटर्न इन टैक्स लॉ, कि जो हमारा हिंदुस्तान का टैक्स का कानून है उसमें रिटर्न क्या है। देखिए मैं इसको इस तरह से समझाना शुरू करता हूँ। व्हेनेवर वी प्रोवाइड any of our information to an authority, I will say, then it is our duty, मैं इसको ये बोलूँगा, to provide it in a systematic way। मैंने ये सबसे पहली लाइन लिखी रिटर्न के कंसेप्ट को समझाने के लिए कि भाई रिटर्न क्या होता है। जीएसटी रिटर्न्स तो बात की बात है, पहले तो ये समझना है कि रिटर्न क्या है, क्योंकि अगर हमें यही क्लियर नहीं कि रिटर्न क्या है तो फिर जीएसटी रिटर्न्स पर कैसे पढ़ाई करें, है ना। तो चलिए पहले हम रिटर्न को समझ रहे हैं। जैसा मैंने कहा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब किसी अथॉरिटी को अगर हम कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, कुछ भी इन्फॉर्मेशन, किसी भी अथॉरिटी ने जब हमसे कोई इन्फॉर्मेशन पूछी और हमने वो इन्फॉर्मेशन उसको दी। इन्फॉर्मेशन किसको दी हमने? किसी अथॉरिटी को नहीं। अगर हम अपने किसी फ्रेंड को कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो उसको हम ये भी बोल देते हैं पेन है, कॉपी खोल, लिख ले, व्हाट्सएप कर रहा हूँ। कहीं पे भी कागज़ पे, डायरी पे कुछ उल्टा सीधा लिखा है, उसकी फ़ोटो खींच के भेज देते हैं। बट क्या हम टैक्स लॉ की बात कर रहे हैं, हम इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, हम जीएसटी की बात करें तो क्या इस तरह से व्हाट्सएप पर लिख के या हम यही बोल दें कि मैं अपनी कॉपी भिजवा रहा हूँ, देख लियो। सपोज़ मेरे को बोलता हूँ कि भाई मेरी बिज़नेस में कितनी सेल्स है ये बतानी है, मुझे अथॉरिटी को इंटीमेट करनी है, तो मैं उनको बोल सकता हूँ सर ये मैं किताबें भिजवा रहा हूँ, देख लेना। हो सकता है वो किताबें भी देखना चाहें, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। बट सबसे पहले तो कंसेप्ट ये आएगा ना कि भैया ठीक है किताबें तो देख ही लेंगे, आप हमें पहले उसका समराइज्ड वर्जन एक सिस्टमैटिक वे में, एक परफॉर्मे में दीजिए, है ना। एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ मैं, इसको टाइप नहीं करूँगा। जैसे मान लेते हैं कि आप सब जीएसटी पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट 12th पास आउट्स होंगे। तो जब आपने 12th में एग्जामिनेशन फॉर्म भरा होगा या कभी भी कहीं भी कुछ अप्लाई किया होगा, बैंक में अकाउंट खोला होगा, तो एक परफॉर्मा होता है ना, एक फॉर्म होता है। तो वो फॉर्म क्यों बनाया जाता है? वो इसीलिए बनाया जाता है सो दैट इंफॉर्मेशंस कैन बी गिवन टू एन अथॉरिटी, टू अ सीनियर पर्सन इन ए सिस्टमैटिक वे। नहीं तो कोई भी आदमी कुछ भी कैसे भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, कुछ तो ज़्यादा बताने लग जाएंगे। नहीं, अब बैंक अकाउंट खोलने के लिए आपकी गाड़ी कौन सी कंपनी की है, कौन से मॉडल की है, कब आपने खरीदी, कितने किलोमीटर चल गई, ये तो नहीं पूछा ना। कहने का मतलब ये है कि सम टाइम्स हम इंफॉर्मेशन ज़रूरत से ज़्यादा देने लगते हैं और सम टाइम हमारा बस चले तो हम पूरा नाम भी ना लिखें। नहीं, अपने मूड में हो तो मैं भी नीरज गुप्ता लिखने के बजाय नीरज ही लिख दूँ, मोबाइल नंबर दे दूं, ईमेल आईडी छोड़ ही दूं, तो फिर इन्फॉर्मेशन तो इनकम्प्लीट रह गई ना। तो अथॉरिटी खुद ये डिसाइड करती है कि हमें किस बंदे से कितनी इन्फॉर्मेशन लेनी है। आप बात समझ पा रहे हैं? अथॉरिटी खुद ये डिसाइड करती है कि हमें किस आदमी से कितनी इन्फॉर्मेशन लेनी है, और वो कंसेप्ट डिसाइड करता है या लगा लीजिए क्रिएट करता है एक परफॉर्मे को, जिसको हम फॉर्म भी कहते हैं ऑर्डिनरी भाषा में।
तो वो फॉर्म भरकर देना होता है अथॉरिटी को इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करने के लिए। देखिए एक लाइन है, इसी लाइन से अगर हम पकड़ लेंगे तो हम रिटर्न्स का कंसेप्ट समझ जाएंगे, फिर जीएसटी रिटर्न्स पढ़ना आसान होगा। पहले रिटर्न्स को समझ लें क्या है। सो व्हेन वी प्रोवाइड एनी ऑफ आवर इंफॉर्मेशन टू एन अथॉरिटी देन इट इज आवर ड्यूटी टू प्रोवाइड इट इन ए सिस्टमैटिक वे। सिस्टमैटिक वे क्या होगा? व्हाट इज सिस्टमैटिक? द सिस्टमैटिक इज व्हाट इज सिस्टमैटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाता है ना भाई, ठीक है सिस्टमैटिक देना है, क्या होता है सिस्टमैटिक? सिस्टमैटिक इज टू गिव इंफॉर्मेशन इन ए पर्टिकुलर फॉर्म, किसी फॉर्म में, परफॉर्मा में, उसको परफॉर्मा भी बोल सकते हैं, नहीं, उस तरह से इंफॉर्मेशन देना, जितने कॉलम्स हैं उन सबको भरना, अगर कोई कॉलम रेलेवेंट नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल लिखा। बात समझ रहे हैं? तो ये सारी इंफॉर्मेशंस जो हैं ये सरकार को चाहिए होती है। अब अगर हम इनकम टैक्स की बात करें तो उसमें आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशंस के अलावा ये बताना होता है कि आपकी पूरे साल की सैलरी इनकम कितनी है, बिजनेस इनकम कितनी है, बैंक से इंटरेस्ट इनकम कितनी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड अदर कैपिटल गेन्स, हाउस प्रॉपर्टी इनकम। व्हाट आई मीन टू से कि उसका एक परफॉर्मा है, इसलिए उसको बोलते हैं ITR, इनकम टैक्स रिटर्न। नाम वहाँ पर भी रिटर्न्स ही है। ऐसे ही अब आप क्योंकि GST पढ़ चुके हैं, आप सबको पता है दिस इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, जितने भी शॉपकीपर्स शोरूम्स चला रहे हैं, होलसेलर्स हैं, डीलर्स हैं, अब उन सबका नाम ब्रॉडली सप्लायर्स हो चुका है। उन सबको अपनी पूरे मंथ में जितनी भी उनकी कलेक्शन है वो गवर्नमेंट को प्रॉपरली बतानी है। दैट इज़ देयर बेसिक ड्यूटी। वो बात अलग है कि आप सबने सुना होगा 3 रिटर्न्स हैं हर महीने। अभी मैं इस वीडियो में तो ऑब्वियसली कवर नहीं कर पाऊंगा तीनों रिटर्न्स के बारे में, हम धीरे धीरे ही आगे बढ़ पाएंगे। बट कहने का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट को हमें इंफॉर्मेशन देनी है कि भाई पूरे महीने में हमने कितनी सेल्स की, नाम उसका भी सप्लाइज कर दिया है, आउटवर्ड सप्लाइज कर दिया है, हमने कितनी परचेजेस की, दूसरों से कितनी सर्विसेज ली। अब परचेजेस का नाम इनवर्ड सप्लाईज कर दिया है, जैसे सेल्स का आउटवर्ड सप्लाई कर दिया तो परचेज का इनवर्ड सप्लाई कर दिया है ना। और टोटल हमारा टैक्स अब कितना बनता है, क्योंकि जो हमने सेल्स पर, जो हमने सप्लाईज पर टैक्स देना है उसमें से जो परचेजेस पर इनवर्ड सप्लाई पर टैक्स दिया वो माइनस हो जाएगा। ये मैं GST कंसेप्ट में करा चुका हूँ। बट ये सब चीज़ें क्या है, गवर्नमेंट सिस्टमैटिक चल रही है स्टेप बाय स्टेप। अभी आगे चल के मैं बताऊंगा कि इस तरह से ये GSTR 1 भरनी है आउटवर्ड सप्लाईज की 10th तक, 2 भरनी है 15 तक, मंथली रिटर्न भरनी है 20 तक। अभी जो ये सीरीज़ 1 मैं बना रहा हूँ रिटर्न्स की, इसमें तो मैं थियोरेटिकल पढ़ाऊंगा जैसे कि एक क्लासरूम में पढ़ाया जाता है। उसके बाद फिर मैं सीरीज़ B बनाऊंगा। अभी सीरीज़ A में मैं आपको बेसिक्स दूंगा रिटर्न्स के, उसके बाद फिर सीरीज़ B बनाऊंगा जिसमें मैं एक एक परफॉर्मा लूँगा। सपोज GSTR 1 मैंने कहा ना कई तरह की रिटर्न से भी बताऊंगा 2 मिनट और लगा के, तो 1 का परफॉर्मा दिखाऊंगा, फिर उसके ऊपर एग्जाम्पल लेके भर के देखेंगे कि रियल लाइफ में रिटर्न कैसे भरनी है, कौन से पोर्टल पे जाना है, कैसे जो है वो यूटिलिटीज़ गवर्नमेंट की प्रोवाइडेड उनको यूज़ करना है। वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे तब हमारे को क्लैरिटी आएगी, ठीक है ना। सो रिटर्न क्या है टैक्स लॉ में? रिटर्न का मतलब वापसी नहीं है। रिटर्न का मतलब बेसिकली एक डॉक्यूमेंट, एक इंफॉर्मेशन जो सरकार को देनी है एक प्रॉपर वे में, सिस्टमैटिक वे में। अब रिटर्न्स में भी ई रिटर्न्स कर दिया। जैसे अगर हम GST रिटर्न्स की बात करें तो GST रिटर्न्स में सारा कुछ ई रिटर्न है। यहां पर भी एक क्वेश्चन खड़ा हो जाता है एक तरह से, व्हाट इज ई रिटर्न? हो सकता है कहीं पढ़ लो आप। ई रिटर्न का मतलब कुछ नहीं है, बेसिकली इट इज इलेक्ट्रॉनिकली फाइल्ड रिटर्न टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, राइट। जैसे ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल को ईमेल बोलते हैं, ई लगा देते हैं ना वैसे आगे, इतना तो आप समझते ही होंगे। ई कॉमर्स तो इलेक्ट्रॉनिकली फाइल्ड जो रिटर्न है, ऑनलाइन जो रिटर्न फाइल करनी है। अब GST के अंदर गवर्नमेंट चाहती है कि भैया चाहे आप छोटे दुकानदार हो या बड़े दुकानदार, अगर अपना आप ही इलेक्ट्रॉनिकली फाइल कर सकते हो अच्छी बात है, नहीं तो आप GST के जो टैक्स के जो गुड्स एंड सर्विसेज के जो टैक्स प्रैक्टिशनर हैं आप उनकी हेल्प लो, जो मर्जी करो। कहने का मतलब है सीखो, या जिन्होंने सीखा है उनसे भरवाओ, जो भी करो। आप बोल सकते हो कि सर मैं तो छोटा दुकानदार हूँ
तो उसके लिए पहले ही हम कंसेप्ट में पढ़ चुके हैं भाई 20 लाख रुपए तक तो हमने आपको कहा ही नहीं है कि आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाओ, और 75 लाख तक आज की तारीख में जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है लिमिट बढ़ के 1 करोड़ हो जाए जल्दी, नहीं तो अभी फिलहाल जिस दिन ये वीडियो बन रही है उस दिन 75 लाख इसकी लिमिट है। वहाँ तक आप कंपोजिशन डीलर बन सकते हैं, फिर आपको 3 महीने में एक रिटर्न भरनी है, नहीं तो फिर तो मंथली रिटर्न्स भरनी पड़ेंगी, कोई वे आउट नहीं है, और वो भी इलेक्ट्रॉनिकली ही भरनी पड़ेगी। तो बेसिकली जीएसटी में ई रिटर्न भरी जाती है। अब हम भरते क्या हैं, है ना, व्हाट इंफॉर्मेशन वी प्रोवाइड टू गवर्नमेंट। जब मैं इसको पढ़ाना शुरू करूंगा तो मैं बड़ा वैसा हो जाऊंगा, क्या बोलते हैं, टेक्निकल। नेचुरली आपको थोड़ा सा तो टेक्निकल भी पढ़ाना है। आई ऑलवेज ट्राई टू सिंप्लीफाई द एजुकेशन, बट जरूरत से ज़्यादा सिंप्लीफाई भी तो नहीं कर सकते ना। अल्टीमेटली मैं सिर्फ आपको ऊपर से ही बता के चला जाऊँ तो काम नहीं चलेगा ना, है ना। जैसे अगर मैं गाइड हूँ, मान लेते हैं किसी किले का, आमेर का किला, जयपुर आप गए होंगे, तो उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपको सिर्फ जो बाहर तोप रखी हुई गेट के पास वहीं खड़े होकर थोड़ा सा किले के बारे में समझा दूँ सिंपल और आप सेटिस्फाई हो जाएंगे। नहीं, मेरे को आपको लेके जाना है 5 फ्लोर तक ऊपर चढ़ा के, और सारा उसके बारे में अंदर बताना है, कौन सी पेंटिंग लगी हुई है, कौन सा राजा, कौन सी रानी, सारी कहानियाँ होती है अंदर, वो सब जब तक सुनाऊंगा नहीं, यू विल नॉट बी सेटिस्फाइड। तो जीएसटी रिटर्न्स में मेरे को आपको अभी तो मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, फिर हम एक एक, जैसे मैंने कहा, परफॉर्मे में लेके चलेंगे। हर कॉलम के बारे में मुझे आपको समझाना है और आपको समझना है कि भाई आखिर ये परफॉर्मे में इस कॉलम में क्या इन्फॉर्मेशन भरनी है, कहाँ से आएगी वो। क्योंकि हम एज सच, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स इन वीडियोज़ को एग्जाम के लिए भी देखें, वो एक अलग बात है, एग्जामिनेशन पर्पज़ के लिए भी वीडियो को देखा ही जा सकता है, बट जो मेरा मेन ऑब्जेक्ट है वीडियो को बनाने का वो है प्रैक्टिकल लाइफ के हिसाब से। जो स्टूडेंट्स ने कल को अगर जीएसटी पी बनना हो, आई मीन जीएसटी की उनको प्रैक्टिस करनी हो, क्लाइंट्स की रिटर्न्स भरनी हो, या अपने एज एन अकाउंटेंट ऑफिस में काम करना हो, तो वो कैसे सीखेंगे, है ना। उस आइडिया को ध्यान में रख के ये वीडियो ज़्यादा बनाई जा रही है। सो व्हाट इन्फॉर्मेशन वी प्रोवाइड, सबसे पहले हु वी आर, नेचुरली सबसे पहली इन्फॉर्मेशन हु वी आर, हम कौन हैं। अब आप जानते हो इस इन्फॉर्मेशन को देने का तरीका क्या होगा, अपनी फर्म का नाम बताओ। नेचुरली यहाँ पर मेरे नाम से ज़्यादा मेरी फर्म का नाम इंपॉर्टेंट है, किस नाम से मैंने अपने आप को जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड करवाया हुआ है, मेरा ऑफिस का एड्रेस क्या है, मेरा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, अगर कोई वेबसाइट है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, हु वी आर, व्हाट वी डू, हमारा क्या बिजनेस है। उसके बाद जो है गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन क्या देनी होंगी, हमारी सेल्स क्या हैं और हमारी परचेजेस क्या हैं, करेक्ट। फिर अब सेल्स और परचेजेस में भी आप जानते हो कि वैसे तो 1 इंडिया 1 टैक्स का नारा लगा दिया जीएसटी ने, लेकिन इसमें हिंदुस्तान को जितने भी स्टेट्स हैं उतने टुकड़ों में तोड़ दिया। हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन अलग करवाना है इंटरेस्टिंग, 1 इंडिया 1 टैक्स। लेकिन अगर मेरे 20 स्टेट्स में 20 शोरूम है तो मुझे 20 रजिस्ट्रेशंस भरने हैं और हर स्टेट के हिसाब से सेपरेट रिटर्न भरनी है। एक तरफ 1 इंडिया 1 टैक्स है, एक तरफ हर स्टेट की कहानी अलग चला दी है। चलो, गवर्नमेंट की माया तो गवर्नमेंट ही समझती है। तो कहने का मतलब ये है कि इन्फॉर्मेशंस हमें ये प्रोवाइड करनी है कि जो हमने परचेजेस की वो लोकल की, बाहर से की, सेल्स की इंडिया में की, इंडिया के दूसरे मतलब लोकल उसी स्टेट में दी। अब जैसे माना सपोज हम दिल्ली में हैं तो एक तो सेल हो गई दिल्ली टू दिल्ली, इंट्रा स्टेट कंसेप्ट में आप सब सीख चुके हैं। दूसरी हो गई इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रही है। तीसरी हो गई एक्सपोर्ट सेल्स, है ना। फिर इसके अंदर कुछ नील रेटेड सेल्स हैं, सेल्स टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, कुछ सेल्स आज भी जो हैं वो आउटसाइड जीएसटी चल रही हैं। कहने का मतलब है गवर्नमेंट को सारी इंफॉर्मेशन डिटेल्ड वे में आपको देनी है। इसमें से कौन सी जो आपकी सेल्स है वो टैक्सेबल है, कौन सी एग्जेम्प्टेड है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको देनी है। लास्ट में जाके पूरा टैक्स रिटर्न कंप्यूटेशन वगैरह होता है, वो बात अलग है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन एक ही रिटर्न में नहीं जा रही। अब इन्होंने क्या किया, जैसे मैंने आपको फिर से अगर मैं क्विकली दिखाऊं, 3 हिस्सों में बांट दिया मोटा मोटा। आउटवर्ड सप्लाईज यानी सेल्स GSTR 1, इनवर्ड सप्लाईज यानी परचेज GSTR 2 एंड GSTR 3 मंथली रिटर्न। ओवरऑल भाई क्या टैक्स बनता है उसको पे कर दो। अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है तो वो ले लो, नहीं तो जो आपने पैसा अपने बैंक से जमा करा रखा है, इसका नाम इन्होंने कैश लेजर बना दिया, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, वहाँ से इसको डेबिट करके आप अपना टैक्स क्लियर करो। रिटर्न भरने से पहले टैक्स देना जरूरी है। आगे जाके एक लाइन आएगी, वो अभी भी एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। रिटर्न विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स इज एन इनवैलिड रिटर्न। ऑब्वियसली अगर आपने टैक्स ही नहीं दिया तो फिर वो रिटर्न की क्या वैल्यू है।
नहीं, ये तो वैसा हो गया कि एग्जामिनेशन फॉर्म भर दिया, एग्जामिनेशन फीस तो दी नहीं। अब चाहे आप बोलें कि सर प्लीज़ 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 वॉट एवर, बट एज़ पर लॉ अगर आप पढ़ रहे हैं और वॉट एवर यू आर डूइंग, तो फीस तो साथ में लगती है ना फॉर्म के, नहीं तो फिर वो क्या फॉर्म है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसे ही आप GST भर रहे हैं, रिटर्न भर रहे हैं, लेकिन उसका जो टैक्स बनता है वो तो जमा कराएंगे ना। जब टैक्स जमा कराएंगे तो ऑब्वियसली फिर आपको बेनिफिट मिलेगा उसका, ठीक है ना। तो आई सपोज कि अभी फर्स्ट वीडियो में इतना ही हम लेते हैं। अभी हमने देखा जाए तो GST पर कोई खास पढ़ाई नहीं की। ये पहली वीडियो हमने डेडिकेट कर दी इस बात के लिए कि भाई रिटर्न्स क्या होती है। मोटा मोटा हमने आइडिया जरूर लिया, GSTR में 3-4 तरह की रिटर्न्स हैं, लेकिन हम बेटर है कि इसको अब अपनी सेकंड वीडियो से आगे पढ़ना शुरू करते हैं, जिससे हम समझ पाएँ एग्जैक्टली कि GST लॉ क्या चाहता है ना, और फिर एक एक करके एक एक रिटर्न के बारे में हम थियोरेटिकली अच्छे से समझें। ठीक है, इस वीडियो में चलिए इतना ही। थैंक यू।